चलिए, बिना किसी देरी के आज के उस बेहद दिलचस्प और सच कहूं तो रोंगटे खड़े कर देने वाले एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। आज हम जिस घटना का क्रोनोलॉजिकल ब्रेकडाउन करने वाले हैं, वो साहिल और उसके 3 दोस्तों के साथ मनाली की बर्फ से ढकी वादियों में घटी थी। और यकीन मानिए, ये कोई आम सुनी सुनाई भूतिया कहानी नहीं है। हम हवाई बातें नहीं करेंगे, बल्कि उपलब्ध जानकारी के आधार पर इस पूरे इंसिडेंट के हर एक पहलू को डिकोड करेंगे। देखेंगे कि कैसे हंसी मजाक से भरी एक ट्रिप रातों रात एक भयानक दुस्वप्न में बदल गई। आगे बढ़ने से पहले जरा इस बहुत ही गहरे साइकोलॉजिकल सवाल पर गौर करते हैं। क्या होगा अगर बचपन की कोई प्यारी सी लोरी, वही लोरी जो कभी हमें सुकून की नींद सुलाती थी, अचानक किसी की जिंदगी का सबसे भयानक नाइटमेयर बन जाए? सोचकर ये अजीब लगता है ना? दरअसल यही वो साइकोलॉजिकल कोर है जहां से इस पूरी घटना का असली डर पनपता है। रात के उस घने अंधेरे में क्या क्या हुआ, वहां तक पहुंचने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि इंसानी दिमाग और हमारे अंदर बैठे गहरे डर का ये कनेक्शन आखिर कितना खतरनाक और खौफनाक रूप ले सकता है। अब इस पूरे वाकये को गहराई से समझने के लिए हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना होगा। कहानी शुरू होती है 4 दोस्तों से, साहिल, चिराग, अरुण और समय। ये लोग मनाली घूमने तो गए थे, लेकिन ये कोई नॉर्मल हॉलिडे ट्रिप नहीं थी। दरअसल समय अपने छोटे भाई की अचानक हुई मौत के गहरे सदमे से गुजर रहा था। उसके भाई की एक स्कूल ट्रिप के दौरान हुए दर्दनाक हादसे में जान चली गई थी। और ये बैकग्राउंड ना इस पूरी कहानी में बहुत क्रूशल है। ये हमें समय की उस मेंटल और इमोशनल वल्नरेबिलिटी के बारे में बताता है, जो आगे चलकर एक सुपरनैचुरल एंटिटी के लिए बिल्कुल परफेक्ट शिकार का काम करती है। वैसे रोहतांग पास के इतिहास की एक बहुत ही डरावनी हकीकत है। शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि रोहतांग इस शब्द का लिटरल मीनिंग ही लाशों का ढेर या मौत की घाटी होता है। उपलब्ध सोर्सेज बताते हैं कि जब ये चारों दोस्त रोहतांग पास जाने के लिए निकले थे ना, तो होटल के रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें बिल्कुल साफ शब्दों में वार्निंग दी थी। उसने कहा था कि किसी भी हाल में शाम 6 बजे से पहले वापस लौट आना, क्योंकि इतिहास गवाह है, जो भी वहां अंधेरे के बाद रुका, अगली सुबह उसकी सिर्फ लाश मिली। लेकिन अक्सर होता क्या है, हम ऐसी चेतावनियों को महज एक डरावनी कहानी समझकर इग्नोर कर देते हैं, और बिल्कुल यही गलती इन दोस्तों ने भी की। इस डरावने इतिहास के पीछे वहां की एक लोकल मान्यता जुड़ी हुई है। देखिए, अथॉरिटीज ने भले ही हमेशा इन मौतों का कारण जमा देने वाली ठंड या फिर हादसों को बताया हो, लेकिन अगर वहां के लोकल्स की माने तो कहानी कुछ और ही है। उनका मानना है कि वहां एक मायावी साया भटकता है, एक ऐसी एंटिटी जो लोगों के दिमाग से खेलती है, इल्यूजन्स यानी भ्रम पैदा करती है। अब अगर इसे थोड़ा साइकोलॉजिकल नजरिए से देखा जाए तो -डिग्री टेम्परेचर और घनी धुंध के बीच इंसान का दिमाग वैसे भी सेंसरी डिप्राइवेशन का शिकार हो जाता है। ऐसे में किसी भी भ्रम में पड़ना बहुत आसान है, और यही वो चीज़ है जो इस पूरे केस को एक नॉर्मल एक्सीडेंट से कहीं ज्यादा मिस्टीरियस बना देती है। चलिए अब उस रात के पूरे घटनाक्रम की टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। शाम 6 बजे की वार्निंग इग्नोर करने से लेकर रात 3:30 बजे के उस खौफनाक पोजेशन तक खतरे का ये ग्राफ कैसे रॉकेट की तरह ऊपर जाता है, ये देखना वाकई हैरान करने वाला है। ये टाइमलाइन एकदम परफेक्टली दिखाती है कि कैसे महज कुछ ही घंटों के अंदर एक अच्छी खासी ट्रिप एक हॉरर स्टोरी में तब्दील हो गई। तो आइए अब बिना वक्त गवाए इस टाइमलाइन के हर एक अहम पड़ाव को बारीकी से डिकोड करते हैं। तो रात के 9:15 बज रहे थे। चारों तरफ इतनी गहरी और अंधी कर देने वाली धुंध छाई थी कि गाड़ी मुश्किल से 30 किलोमीटर/आवर की स्पीड से रेंग रही थी। ये वो पॉइंट होता है जहां बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट चुके होते हैं। सिर्फ कार के इंजन की हल्की सी आवाज होती है और बाकी एकदम सन्नाटा। तभी सड़क किनारे उन्हें एक माइलस्टोन दिखाई देता है जिस पर लिखा था मनाली 28 किलोमीटर्स। लेकिन खौफ की बात वो पत्थर नहीं था, बल्कि उस ठंडी, सुनसान और कंपा देने वाली रात में उस पत्थर पर बैठा एक अजीब सा आदमी था। सोचिए, उस कड़ाके की ठंड में उस आदमी ने सिर्फ एक सफेद धोती पहनी हुई थी। लेकिन असली कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब करीब 20 मिनट बाद उनकी गाड़ी घूम फिरकर वापस उसी मनाली 28 किलोमीटर वाले पत्थर के पास पहुंच जाती है। और इस बार जो हुआ वो सच में दिमाग हिला देने वाला है। इल्यूजन यानी भ्रम के अलग अलग रूप यहाँ बिल्कुल साफ दिखाई दिए। चिराग ने कहा कि उसने वहां एक छोटी बच्ची को खिलौने के साथ देखा। अरुण को वहां एक काला घोड़ा नजर आया, और साहिल ने उसी सफेद धोती वाले आदमी को देखा। ये इस बात का एकदम पुख्ता सबूत है कि वो मायावी साया कैसे ऑपरेट कर रहा था। वो एक ही समय पर एक ही जगह मौजूद रहकर अलग अलग लोगों के दिमाग के साथ खेल रहा था और उन्हें बिल्कुल अलग अलग आकृतियां दिखा रहा था। पर इन सब में सबसे ज्यादा शॉकिंग रिएक्शन था समय का। समय को वहां कोई इल्यूजन या कोई डरावनी आकृति नहीं दिखी।
इसके बजाय वो एक अजीब से ट्रांस यानी एक तरह के सम्मोहन में चला गया। वो बस रोबोट की तरह एक ही बात रिपीट करने लगा, किसी को हमारी जरूरत है, हमें रुकना चाहिए। ये पॉइंट साइकोलॉजी और पैरानॉर्मल के बीच एक बहुत ही गहरा कनेक्शन बनाता है। वो एंटिटी समय की उसी मेंटल वल्नरेबिलिटी का एकदम सटीक फायदा उठा रही थी जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी। एक बच्चे को बचाने की उसकी वो दबी हुई चाहत और अपने भाई को खोने का वो गहरा दुख। और फिर थोड़ी ही देर में कुछ ऐसा होता है जो फिजिक्स के सारे नियमों की धज्जियां उड़ा देता है। जरा इस नंबर पे फोकस कीजिए, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। गाड़ी ड्राइव कर रहे अरुण ने अचानक नोटिस किया कि गाड़ी की स्पीड 40 होने के बावजूद बाहर कोई उनके बिल्कुल साथ साथ उसी स्पीड में चल रहा था। और सबसे भयानक बात यह थी कि वो फिगर दौड़ नहीं रहा था, वो बहुत ही आराम से बिल्कुल नॉर्मल तरीके से पैदल चल रहा था। 40 की स्पीड में पैदल चलना, ये तो फिजिकली पूरी तरह से इम्पॉसिबल है ना। और इसी चीज ने सिचुएशन के खौफ को 10 गुना बढ़ा दिया, क्योंकि ये साफ हो चुका था कि बाहर मौजूद वो चीज इंसान तो बिल्कुल नहीं थी। गाड़ी के बाहर चलने वाला वो साया कैसा दिख रहा था, ये जानना बहुत जरूरी है। वो कोई आम परछाई नहीं थी, वो एक 15 साल के लड़के की शक्ल में था। उसके कपड़े पूरी तरह से कीचड़ और मिट्टी में सने हुए थे और उसका चेहरा बुरी तरह से घायल था। मतलब वो साया जानबूझकर एक एक्सीडेंट विक्टिम का रूप लेकर उनकी गाड़ी के साथ साथ चल रहा था। और यकीन मानिए, ये कोई रैंडम कोइंसिडेंस बिल्कुल नहीं था। ये समय के उसी गहरे घाव को कुरेदने की एक बहुत ही सोची समझी सुपरनैचुरल साजिश थी, जो सीधे तौर पर उसके अपने छोटे भाई के एक्सीडेंट से जुड़ी थी। बस यहां से सिचुएशन पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। समय, जो पहले से ही उस एंटिटी के सम्मोहन में जकड़ा हुआ था, अचानक अपनी साइड की खिड़की खोल देता है और बिना पलक झपकाए उस लड़के को घूरने लगता है। सस्पेंस तो तब अपने पीक पर पहुंचता है जब अरुण हड़बड़ाहट में सेंट्रल कंट्रोल से खिड़कियां लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन सारे के सारे कंट्रोल्स जैम हो चुके थे। गाड़ी की वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी पूरी तरह से फेल हो गई थी और अब समय उस अलौकिक शक्ति के सामने बिल्कुल ओपन और पूरी तरह से वल्नरेबल था। इस डरावने सफर का वो हिस्सा जहां उनका आमना सामना खत्म होता है, वो एक बहुत ही अजीब और रोंगटे खड़े कर देने वाले विजुअल के साथ होता है। वो लड़का अचानक पीछे रुक जाता है, रियर व्यू मिरर में देखता है और हाथ हिलाने लगता है। और इसके जवाब में समय भी मुस्कुराते हुए उसे हाथ हिलाकर बाय करता है। ये सीन बिल्कुल क्लियर कर देता है कि समय और उस साई के बीच एक मेंटल कनेक्शन पूरी तरह से एस्टैब्लिश हो चुका था। खैर, इसके बाद जैसे तैसे उनकी गाड़ी उस घनी धुंध से बाहर निकली और रात 2 बजे से कुछ देर पहले वो चारों किसी तरह सेफली अपने होटल वापस पहुंच गए। अब यहाँ सोचना बहुत नेचुरल है कि होटल पहुंच गए मतलब सब सेफ, खतरा टल गया। लेकिन नहीं, असली डरावना खेल तो रात के 3:30 बजे शुरू हुआ। कमरे में अचानक साहिल की नींद एक अजीब सी आवाज से खुली। उसने सामने जो देखा वो रूह कंपा देने वाला था। समय शीशे के सामने खड़ा था और अपने ही रिफ्लेक्शन को देखकर एक बहुत ही जानी मानी लोरी गा रहा था। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। सोचिए, वही मासूम सी लोरी जो कभी सुकून देती थी, उस खौफनाक और बर्फ जैसी ठंडी रात में किसी सबसे भयानक बुरे सपने से कम नहीं लग रही थी। अगर हम उस वक्त समय के सिम्टम्स को एनालाइज करें तो सिचुएशन सच में बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग थी। रात के उस पहर अकेले शीशे के सामने खड़ा रहना, उसकी आंखें जो बिल्कुल खून की तरह लाल हो चुकी थीं, और सबसे खौफनाक चीज, उसके गले पर बने वो गहरे लाल रंग के निशान। ये निशान बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे कोई उसका गला दोनों तरफ से पूरी ताकत से दबा रहा हो। एक ऐसा फिजिकल अटैक जो किसी इनविजिबल फोर्स ने किया था। और उसके चेहरे पर वो अजीब सी अननेचुरल स्माइल। ये सारे के सारे सिग्नल्स चीख चीख कर एक ही बात कह रहे थे। ये एक फुल ब्लोन पोजेशन था। समय पूरी तरह से किसी आत्मा के कंट्रोल में आ चुका था। और फिर पूरी तरह से बेहोश होकर जमीन पर गिरने से ठीक पहले उस साए ने समय के शरीर का इस्तेमाल करते हुए एक आखिरी बात कही। उसने एक छोटे बच्चे की तरह बहुत ही मासूम लेकिन एक्सट्रीमली डरावनी हंसी हंसते हुए कहा, अगर मैं रात को तुम्हारी खिड़की पर दस्तक दूं तो तुम खिड़की खोल के मेरी मदद करोगे ना? इस एक लाइन ने कमरे में मौजूद बाकी तीनों दोस्तों को अंदर तक हिलाकर रख दिया। जरा सोचिए, ये कोई आम सवाल नहीं था। ये उस एंटिटी की तरफ से एक बहुत ही साइकोलॉजिकल और डायरेक्ट धमकी थी। अगली सुबह हालात की सीरियसनेस को समझते हुए तुरंत एक लोकल पंडित को बुलाया गया और फिर एक पूरा प्रोसेस फॉलो किया गया।
पंडित जी ने पहली ही नज़र में पहचान लिया कि किसी साये ने समय के उस गहरे दुख का फायदा उठाया है और उस पर कब्जा कर लिया है। सबसे पहले नज़र उतारने का स्टेप किया गया, उसके बाद मंत्रों के साथ झाड़ फूक शुरू हुई, फिर एक प्रॉपर सीक्रेट रिचुअल यानी विशेष पूजा संपन्न की गई। लेकिन इस पूरे प्रोसेस का जो एंड था ना, वो साइंस की समझ से बिल्कुल बाहर था। समय को अचानक बहुत भयानक उल्टियां होने लगी, जिसमें से एक अजीब सा गाढ़ा काले रंग का लिक्विड बाहर निकला और बस उसके बाद वो पूरी तरह से शांत हो गया। इस पूरी घटना का आफ्टरमैथ यानी परिणाम काफी गहरा था। हाँ, फिजिकल खतरा तो पूरी तरह से टल चुका था और समय भी धीरे धीरे रिकवर होकर अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस लौट आया। लेकिन साइकोलॉजिकल घाव इतनी आसानी से कहाँ भरते हैं। ये वाकया इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ है कि शारीरिक खतरे भले ही खत्म हो जाएं, लेकिन कुछ ट्रॉमा दिमाग पर हमेशा के लिए छप जाते हैं। इस पूरी घटना का चश्मदीद गवाह रहा साहिल। वो आज भी हर रात उसी भयानक लोरी के सपनों से जूझता है। उसके लिए वो रात आज तक खत्म नहीं हुई है। हमारा आज का ये एक्सप्लेनर एक बहुत ही गहरे और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल पर आकर रुकता है। क्या सच में कुछ पुरानी और रहस्यमयी जगहों पर इस तरह के सुपरनैचुरल साए बसते हैं, या फिर ये शक्तियां महज उस पल का चुपचाप इंतजार करती हैं जब कोई इंसान अपनी जिंदगी के सबसे गहरे दुख और कमजोरी के दौर से गुजर रहा हो? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे अंदर के डर को जगाता है और रियलिटी की हमारी समझ को सीधा चैलेंज करता है। खैर, इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहें और हाँ, सुरक्षित रहें।